नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 6। जी हाँ, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण का यूनिट 6 है। छठवां भाग लेकर आपके सामने मैं गुंजन सर उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखते हैं जंतुओं में पोषण। आज का विषय है जंतुओं में पोषण। तो पोषण के विषय में जानते हैं कि जंतु में किस प्रकार से पोषण होती है। यहाँ पर हम लोग देखें कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। देखिए, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। सभी जीव जंतु पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। वह स्वपोषी नहीं होते, तो अपने पोषण के लिए क्या करेंगे, दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जंतु भोजन के लिए जितने भी जंतु हैं, जानवर है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी है इस तरह का, वो जो जीव जंतु है वो भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। राइट, यहाँ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि वह स्वपोषी नहीं होते, दूसरे जीवों पर निर्भरता होती है उनकी। इसलिए जंतु परपोषी होते हैं। जंतु को बोला जाता है परपोषी, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए जंतु परपोषी होते हैं। यह मृतजीवी, परजीवी एवं प्राणी संपोषी हो सकते हैं। भोजन के रूप में क्या ग्रहण करेंगे, यानी कि जंतु अपने भोजन के रूप में मृतजीवी भोजन को ग्रहण करेंगे, जो मरा हुआ जीव जंतु है उसको ग्रहण करेंगे। परजीवी होंगे जो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, या फिर प्राणी संपोषी होंगे। यह तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी जंतु भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर होंगे, उसकी कैटेगरी क्या होगी, तो वह मृतजीवी हो सकता है। भोजन मरे हुए जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। दूसरा हो गया परजीवी होगा, यानी कि दूसरे पर निर्भरता होगा, पैरासाइट्स हो गए, जो पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर ही निर्भर होकर भोजन ग्रहण करेंगे। या फिर प्राणी संपोषी होते हैं। इसके बारे में डिटेल डिफिनेशन हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक कोशिकीय जीव सबसे छोटा होता है। एक कोशिकीय जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, वो सारी क्रिया कोशिका के अंदर ही करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। अब जो एक कोशिका का ही बना हुआ है उसका क्या लक्षण है, उसमें कैसे भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर कि अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होगा, इसको आप राइट डाउन करें। मैं इधर इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए मैं इधर साइड में भी आ गया हूँ कि आप इसको आसानी से देखिए और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हुए जहां आपको बोर्ड क्लियर दिखे वहां आप वीडियो को पॉज करें, रोके और रोक कर सिस्टमेटिक इसको उतार लें, और उतारने के बाद फिर इसके विश्लेषण को ऑन करके सुने कि इसका क्या प्रक्रिया है। राइट, तो यहां पर देखिए अमीबा में पोषण हेडिंग देंगे। अगला हो गया कंटेंट। अब इसमें क्या हो गया, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अब प्राणी संपोषी जीव क्या होगा, इसके बारे में पीछे की वीडियो में हम लोग डिटेल जाने हैं कि जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा क्या हो गया, प्राणी संपोषी जीव है, यानी ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, जबकि यह है क्या, एक कोशिकीय जीव है, केवल एक कोशिका का बना हुआ जीव है। राइट, अब यहाँ पर देखिए यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। जी हाँ, क्लियर लिखिए, एकदम आराम से सिस्टमेटिक समझिए। यह मृदु जलीय यानी कि मीठा जल में पाया जाने वाला, वो कहां पे आएगा, जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, नहर हो गया, ये सब जहां का पानी मीठा हो। समुद्र का पानी क्या होगा, खड़ा होगा। तो मृदु जलीय यानी मीठा जल में क्या पाया जाएगा, अमीबा पाया जाएगा। तो यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कोई शेप साइज नहीं होता है, यह आकार अपना बदलते रहेगा। कैसे बदलेगा, इसको देखिए। इसका आकार कूटपाद के कारण बदलता है। जी हाँ, कूटपाद यानी कि सिस्ट, ये देखिए ये इसका कूटपाद है, ये वाला, और इसी के कारण यह अपना आकार बदल लेता है और भोजन के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैं इधर बोर्ड से अलग होकर के आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप आराम से इसको देख लें और सिस्टमेटिक नोट करें। आप एक नोटबुक बनाए उसमें नोट कर लें। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आपका नोट तैयार हो जाएगा और ये डिटेल विश्लेषण है चैप्टर वाइज, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप पूरे तन्मयता से इसको लिखते चले। अब देखिए इसका आकार कूटपाद, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका आकार कूटपाद यानी कि सिस्ट, इसको बोलेंगे, के कारण बदलता है। यह कूटपाद की मदद से भोजन भी ग्रहण करता है। तो दो चीजें यहां पर समझने वाली बात हो गई। पहला, अमीबा का आकार किस कारण बदलता है, तो कूटपाद के कारण, यानी इसको बोलते हैं CYST, सिस्ट, यानी कूटपाद के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि यह कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है, यानी सिस्ट को ऐसे लूप ले जाएगा, भोजन के पास बनाएगा, उसको भोजन को अंदर कैप्चर करेगा, आगे लोग देखेंगे, और भोजन को ग्रहण करेगा। अब आ गई भोजन वाली बात, यानी कि अमीबा का भोजन क्या होगा, तब इसको देखिए, इसको लिखेंगे। अमीबा का भोजन जो होता है ना, इसको शैवाल बोलते हैं। एल्गी खाता है, अमीबा का भोजन शैवाल हो गया। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, स्मॉल पार्ट्स ऑफ एल्गी,
एल्गी जो पानी में फ्लोट करता है ना, शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, उसको वो कैप्चर करता है। कौन? अमीबा। क्लियर? इसके साथ ही बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स हो गए, जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्ट होते हैं, तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े भोजन के रूप में अमीबा ग्रहण करता है। क्लियर है? यानी फिर से एक बार देखें कि अमीबा भोजन के रूप में शैवाल के यानी एल्गी के छोटे छोटे टुकड़े को ग्रहण करता है। फिर क्या करेगा? डायटम्स के छोटे छोटे जो पानी में फ्लोट करेंगे वो सारे उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी में फ्लो कर रहा है। और इसके साथ ही बैक्टीरिया और मृत कार्बनिक पदार्थ, जो जीव जंतु पानी में मर जाते हैं उनके कार्बनिक पदार्थ से जो फ्लोट होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ, उसको भी यह ग्रहण करके भोजन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। अब आगे देखिए, अमीबा में पोषण के चरण, ऐसे आप सिस्टमेटिक लिखें। और इस तरह से जहां आपको परेशानी हो वीडियो को पॉज करें और इस तरह से लिखते चले और अपनी प्रतिक्रिया दें। जो कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस आधार पे उसको फिर से आपके लिए दोबारा तैयार करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अमीबा में पोषण के चरण। तो इसके 4 चरण कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण करेगा, यानी भोजन को जहां पर देखेगा उसके सामने जाके लूप बनाएगा। किस चीज का? कूटपाद का लूप बनाएगा। आगे देखिए, पाचन, भोजन को शरीर के अंदर ले जाएगा। अवशोषण करेगा, उससे जितने भी अवशोषण करके जो अमीबा के लिए उसका पौष्टिक तत्व है उसको पाचन कर अवशोषण कर लेगा और पुनः जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको बहिष्करण करेगा। यानी इन 4 चरणों में अमीबा अपने पोषण के चरण, एग्जाम में आता है और इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में वह दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय दोनों आएगा। और यह डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन हमेशा आता है कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो कितने चरण हो गए? 4। अंतर्ग्रहण पहला, पाचन दूसरा, तीसरा अवशोषण और चौथा बहिष्करण। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि शरीर की सतह के किसी भी स्थान से, ये इसका लेयर हो गया, ये पार्ट देखिए आराम से, और किसी भी स्थान से कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। अब इसके फोटो में आप देखिए इस तरह से कैसे बनाएंगे। पहला चरण क्या हो गया? तो अमीबा में यह हो गया केंद्रक बीच में, यह इसका जो हो गया, ये सभी इसका रसधानी हो गया, भोजन रसधानी, और इसको बोलते हैं कूटपाद। और यह क्या हो गया? बाहर जो पानी में फ्लोट कर रहा है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये भोजन हो गया। भोजन जैसे ही देखेगा अमीबा ऐसे सिस्ट बनाएगा और सिस्ट बनाकर भोजन को, अपने दीवार को तोड़ेगा और भोजन को इस तरह से अपने अंदर प्रवेश कराएगा। और जैसे ही अंदर प्रवेश कराएगा कि पाचन की क्रिया आरंभ हो जाएगी। पाचन के बाद वह अवशोषण करेगा, उससे जो भी अमीबा को पौष्टिक तत्व चाहिए वह अवशोषण कर लेगा। और प्रत्येक जीव भोजन करता है, भोजन के बाद अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बहिष्करण। और बहिष्करण में क्या करेगा? अमीबा अपशिष्ट पदार्थ को पुनः अपने कूटपाद यानी सिस्ट को तोड़ेगा और जिस प्रोसेस से भोजन ग्रहण किया था सेम प्रोसेस से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालकर वह पानी में फ्लोट करा देगा। तो ये 4 चरण हो गए। अपशिष्ट पदार्थ यह हो गया, कूटपाद हो गया और बहिष्करण हो गया। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जंतुओं में पोषण। समझ गए? पोषण के बाद अमीबा में पोषण क्या प्रक्रिया है, एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसके बारे में जान गए। इसके साथ ही हम इसके भोजन के बारे में समझ गए कि अमीबा भोजन में क्या क्या लेता है और इसके पोषण के 4 चरण जो हो गए इसको हम लोग आसानी से समझ गए। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिष्करण। जबकि हम इंपॉर्टेंट के रूप में अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण भी लिख सकते हैं। ये 3 चरण में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन अवशोषण एक चरण हो गया जिसमें वो डाइजेशन करके सारे एंजाइम्स को जो उनको जरूरी है वो ऑब्जर्व करेगा और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करेगा। तो यहां तक हमें उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब इसे आप आसानी से पॉज करें और ध्यान से सिस्टमेटिक उतार लें, जैसे वैसे डायग्राम को उतारें। और इसके बाद फिर हम लोग आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकंड के लिए आपको पूरे बोर्ड पर क्लियर दिखा दे, यहां से आप पॉज कर सकते हैं। रोकें इसको और रोक करके इसको आराम से आप उतार लें, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो है आगे नेक्स्ट वह है पैरामीशियम। PARAMOECIUM, पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम भी जो है ना वह अमीबा की भांति ही एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। अमीबा से कुछ डिफरेंट इसमें क्या है इसको हम जानते हैं। एक कोशिकीय अमीबा की भांति पैरामीशियम, यहाँ पर एक कोशिकीय जीव ही है, एक कोशीय अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय, मीठा जल में पाया जाता है। तो यह भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। अंतर आता है, कभी कभी अंतर होगा। तो अमीबा क्या होगा? इसका आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। प्रचलन के लिए सीलिया पाया जाता है। प्रचलन यानी कि लोकोमोशन, पानी में फ्लोट करने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट
जो मूव करे और पानी में फ्लोट करे, इसके लिए पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। यही सीलिया हो गया इसका, और ये हमेशा मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट करते रहेगा। और तो दूसरा हो गया कि प्रचलन के लिए यहाँ पर सीलिया पाया जाता है, और यही सीलिया मदद करता है भोजन को इसके मुख तक पहुंचाने में। जहां अमीबा में कोई मुख नहीं होता, प्रचलन वह केवल लूप बनाता है, वह अपने आप उत्पाद बनाता है, वहां यहाँ पर पैरामीशियम में निश्चित आकार है, इसके साथ ही प्रचलन के लिए सीलिया पाया जाता है। भोजन निश्चित स्थान से ग्रहण करता है, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए पैरामीशियम में अंतर ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम। ये देखिए, ये निश्चित स्थान है जो पैरामीशियम में पाया जाता है, इसे बोलते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम। प्रश्न आता है कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा स्थान होता है, तो बोलेंगे कोशिका मुख या साइटोस्टोम। तो यहाँ पे क्या दिया, कोशिका मुख को साइटोस्टोम, CYTOSTOME, साइटोस्टोम कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ क्या है कि सीलिया की गति, ये देखिए, ये बाहर ये सीलिया है, पूरा फ्लोट करेगा। सीलिया की गति के कारण ही भोजन मुख तक पहुंचता है। ये पानी में भोजन ग्रहण के लिए जो फ्लोट कर रहे हैं, अब सीलिया इसको मूवमेंट कराएगा, मूवमेंट करा के इसको कहां तक लाएगा, मुख पे लाएगा। भोजन के ये कण हो गए, छोटे छोटे टुकड़े है। अब ये भोजन के कण को साइटोस्टोम के सामने ला करके ये सीलिया फ्लोट करेगा, और फ्लोट करके इसको साइटोस्टोम के सामने लाएगा, जो कि इसका क्या है, कोशिका मुख है। अब यहां से यह भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, यानी पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान होता है, कोशिका मुख पाया जाता है, जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। याद रखेंगे इसको, क्लियर है। और इसको पॉज करके फिर आराम से डायग्राम को बनाएंगे और सिस्टमेटिक दिमाग में बैठा लेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए, यह जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो प्रवेश करके कहा जाएगा यहाँ, और क्या बनाएगा, भोजन रसधानी का निर्माण, यानी वह एक कॉम्पैक्ट पैकेट में भोजन रसधानी बनाएगा, और यह पाचन का प्रोसेस होगा। यहां से ये प्रोसेस ऊपर आया, देखिए, और क्या करेगा, पाचन की क्रिया रसधानी में शुरू हो गया। भोजन का पाचन हो गया रहा है पैरामीशियम में, यह यहां से डिफरेंट मोड में आते जाएगा, और इस तरह से भोजन का पाचन हो गया। पाचन के बाद यह रसधानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब जब हो जाएगा, तो भोजन रसधानी के पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, विशेष भाग जो अंग से फिर शरीर से बाहर निकल जाए। तो यहां पर इसका हो गया अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने का जो पार्ट हो गया, भाग हो गया, जिससे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन पैरामीशियम शरीर से बाहर करेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, आराम से समझ में आ जाएगा। इस चीज को आप आराम से सिस्टमेटिक उतारे। और यहाँ पर देखिए, पहले भोजन के कण साइटोस्टोम से मुख के अंदर आया, बनाया क्या, भोजन रसधानी का निर्माण। यहां से यह ट्रांसफॉर्म हुआ, पाचन की क्रिया आरंभ, पाचन कंप्लीट हुआ। इसके बाद भोजन रसधानी से पाचन एंजाइम्स जो बन गया, अपशिष्ट पदार्थ को फिर यह शरीर से बाहर कर दिया। तो इस तरह से हम पैरामीशियम और अमीबा में डिफरेंट को भी लिख सकते हैं, और दोनों को आराम से समझें। अब इसको आप आराम से पॉज करके और सभी को नोट डाउन कर ले, जिस कारण से आपको दिक्कत ना हो, और सभी स्पेलिंग्स क्लियर है, जिसको आप आराम से उतारें और इस तरह से इस डायग्राम को बनाएं। क्लियर है। एक सेकंड के लिए इसको अब यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं पूरा बोर्ड को, जिससे आपको ये दिखे, और इस तरह से आप इसको पॉज करें और राइट डाउन करें, बढ़ते हैं आगे। क्लियर है। ओके। अब अगला टॉपिक जो है उसे हमें समझना है मनुष्य का पाचन तंत्र। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसे आप लोग देखिए, पहले समझे, इसका शॉर्ट पहले रिव्यू देखते हैं, फिर इन डिटेल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु, जितने भी हाई वर्टिब्रेट बोन्स वाले जानवर हैं जो भोजन करते हैं, उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु हैं वो भोजन कैसे करते हैं, इसके बारे में जाने। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, यानी भोजन के पचने के लिए पूरी प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन तंत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया के लिए विशेष अंग पाया जाता है। और यह विशेष अंग क्या कहलाएगा, आहार नाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो याद रखेंगे कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं के पाचन के लिए विशेष प्रकार का अंग होता है, और विशेष अंग होता है उसे कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो पाचन की क्रिया करती है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाएगा पाचन तंत्र। जो भी अंग उसमें भाग लेंगे ना, वो सारे अंग पाचन तंत्र कहलाएंगे। राइट। अब यहाँ पे देखिए, आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां, जो खाना खाएंगे तो पाचक एंजाइम निकलेगा, पाचक ग्रंथि से, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एंजाइम सेक्रेशन होगा जिससे भोजन पचेगा, वह बोलते हैं पाचन ग्रंथियां। तो यहाँ पे क्या होगा कि आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां
ये आपस में भोजन को पचाने का काम करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और यह ग्रंथियां क्या करेगा, दोनों मिलकर के पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। फिर से देखिए इसको कि आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पहला हो गया आहार नाल, तो पूरा पार्ट पाचन ग्रंथियां उसमें सहयोग करेगा और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अब इसको ध्यान से याद कर लेंगे। ये कितने चरणों में होगा? तो ये 7 चरणों में होगा। कौन कौन 7 चरण है इसका यहाँ पे